हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किया, मैंने इनमें बोला कि हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज ही मैं अपलोड करूँगी। तो मैंने ट्राई किया कि फटाफट से मैं 7 चैप्टर भी आज स्टार्ट ही कर देती हूँ। तो 7 चैप्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। असाइड फ्रॉम ट्रेड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल गैप एंड प्रोडक्ट साइकिल, यानी टेक्नोलॉजी पे बेस करके ट्रेड हो सकता है कि नहीं, वो देख लिया। डायनामिक होता है, इसमें हम लोग यही देखा कि ट्रेड जो है टेक्नोलॉजिकल गैप में एंड प्रोडक्ट साइकिल में वो डायनामिक होता है, whereas जो एचओ थ्योरी जो एग्जैक्ट है वो स्टेटिक है। द ट्रेड थ्योरी डिस्कस दस पार इज़ कम्प्लीटली स्टेटिक इन नेचर। तो अब तक हमने जो देखा है वो स्टेटिक था, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल गैप एंड प्रोडक्ट साइकिल के बेसिस पे डायनामिक है। That is, given the nation's factor endowment, technologies and taste, we proceed to determine the nation's comparative advantage and gain from it. Static यानी given the nation के factor endowment में, टेक्नोलॉजी में, टेस्ट में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, सेम है, स्टेटिक है। आप बोलते हो ना कि हमेशा मुझे एक ही चीज़ पसंद है, वो स्टेटिक हो गया, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है। तो फैक्टर एंडाउमेंट में कुछ चेंज नहीं है, सप्लाई फैक्टर्स का बढ़ नहीं रहा है, स्टेटिक है। हाउएवर फैक्टर एंडाउमेंट चेंज ओवर टाइम। जो फैक्टर एंडाउमेंट मतलब जो लेबर है, कैपिटल है, हमने 2 फैक्टर्स लिए हैं, तो लेबर एंड कैपिटल दोनों जो है वो चेंज हो सकते हैं ओवर टाइम। टेक्नोलॉजी यूजुअली इम्प्रूव्स, ऑब्वियस है, कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि टेक्नोलॉजी कम हुई है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव ही होती है। न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आता है, टेस्ट भी चेंज हो सकता है, एंड टेस्ट में ऑल्सो चेंज। एज अ रिजल्ट नेशंस कंपैरेटिव एडवांटेज ऑल्सो चेंजेस ओवर टाइम। तो इस वजह से हो सकता है कि नेशन का कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो भी चेंज हो जाए ओवर टाइम। In this chapter, we extend our trade model to incorporate these changes. We show how a change in factor endowment and/or an improvement in technology affect the nation's production frontier. तो हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे लेबर या कैपिटल इम्प्रूव होता है या इंक्रीज़ होता है, फैक्टर एंडाउमेंट चेंज हो रहा है। पहले लेबर अबंडेंट था, अब कैपिटल अबंडेंट हो गया। तो ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे नेशन के प्रोडक्शन फ्रंटियर को अफेक्ट करते हैं। These changes together with possible changes in the taste affect the nation's offer curve. तो ऑब्वियसली हम प्रोडक्शन ऑफर जनरल इक्विलिब्रियम हम ऑफ़र कर्व्स के बेसिस पे देखते हैं। तो इन सारे चेंजेस को कंसिडर करके हम देखेंगे कि कैसे नेशन का ऑफ़र कर्व चेंज होता है, एंड कैसे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होता है, और कैसे उसके साथ साथ गेन्स फ्रॉम ट्रेड भी चेंज होता है। In section 7.2, we illustrate the effect of change in factor endowment on nation's production frontier and examine the Ribinski theorem. तो हम ये देखेंगे कि कैसे फैक्टर एंडाउमेंट जो है वो चेंज होता है, वो चेंज करता है नेशन के प्रोडक्शन फ्रंटियर को। और रिबिन्स्की थ्योरम भी हम देखेंगे, एग्जैक्टली रिबिन्स्की थ्योरम क्या है। In section 7.3, we define the different types of technical progress and labor saving technical progress क्या है, capital saving technical progress क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस देखेंगे एंड इलस्ट्रेट देयर इफेक्ट ऑन नेशंस प्रोडक्शन फ्रंटियर। और उसका इफेक्ट प्रोडक्शन फ्रंटियर पे कैसा होगा वो देखेंगे, यानी प्रोडक्शन फ्रंटियर पे कैसा होगा, यानी प्रोडक्शन फ्रंटियर किस तरीके से चेंज होगा। सेक्शन 7.4 deals with and illustrates the effect of growth on trade and welfare in nation that is too small to affect the terms of trade। कैसे ग्रोथ का जो इफ़ेक्ट है वेलफेयर पे एंड ट्रेड पे, अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट ट्रेड एंड वेलफेयर पे कैसा है, वो बहुत कम है अफेक्ट करने के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड में। तो इस चैप्टर से हम लोग 3-4 चीज़ें नई सीखेंगे। वेलफेयर इफ़ेक्ट क्या होता है,
ट्रेड इफ़ेक्ट क्या होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट कैसे करता है, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे. सेक्शन 7.5 एक्सटेंड्स द एनालिसिस टू मोर कॉम्प्लेक्स केस ऑफ लार्ज नेशन. तो ग्रोथ अगर हो रहा है तो ग्रोथ स्मॉल नेशन में कैसे अफेक्ट करता है और लार्ज नेशन में कैसे अफेक्ट करता है, दोनों देखेंगे. फाइनली 7.6 एग्जामिन्स इफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस इन टेस्ट इन बोथ नेशंस ऑन वॉल्यूम एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड. तो वो कैसे इफेक्ट जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसे इफेक्ट लाता है, यानी ग्रोथ भी हो रहा है और टेस्ट पे भी चेंज आ रहा है, तो वो कैसे वॉल्यूम एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड को इफेक्ट करता है. अपेंडिक्स प्रेजेंट्स, तो हम लोग अपेंडिक्स में रिबन्स की थियोरम का पूरा प्रूफ है, वो हम देख सकते हैं खुद ही. और हिक्सियन टेक्निकल प्रोग्रेस आपको अपेंडिक्स में मिलेगा. Throughout this chapter and in the appendix, we will have the opportunity to utilize most of the tools of analysis developed in the previous chapter and truly see trade theory at work. तो इस चैप्टर के थ्रू हम देखेंगे कैसे चेंज कुछ हो रहा है, तो कैसे थियोरी वर्क कर रही है, तो एग्जैक्टली ट्रेड थियोरी कैसे काम कर रही है वो हम देखेंगे. पिछला जितना भी हमने समझा है उसको यूटिलाइज करके. This type of analysis that we will be performing is known as comparative statistics as opposed to dynamic statistics. तो अभी हम लोग comparative statistics कर रहे हैं, हम लोग compare करेंगे, dynamic statistics नहीं होगा. comparative statistics क्या होता है? comparative statistics analyzes the effect on the equilibrium position resulting from a change in underlying economic condition and without regard to the transitional period and process of adjustment. क्या देखता है कि आपका आफ्टर चेंज इफेक्ट क्या हुआ, तो आप कंपेयर कर रहे हो बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज इफेक्ट क्या हुआ. आप ट्रांजिशनल पीरियड नहीं देख रहे हो कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या हुआ, आप चेंज के बाद और चेंज के पहले देख रहे हो, या एडजस्ट आपने कुछ किया है, जैसे लेबर इंक्रीज़ कर दिया, कैपिटल कम कर दिया, तो क्या होगा. नहीं, जब कुछ चेंज आ जाता है, ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, उसके बाद प्रीवियस एंड आफ्टर में क्या होगा वो देखेंगे. डायनामिक एनालिसिस ऑन दी अदर हैंड डील्स विद द टाइम पाथ एंड प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इटसेल्फ. डायनामिक में हम क्या देखते हैं कि टाइम पाथ कितना लगेगा और एडजस्टमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होगा. डायनामिक ट्रेड थियोरी इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी. जो डायनामिक एनालिसिस है वो बहुत अभी न्यू है, इन्फेंसी यानी बहुत न्यू है. However, a comparative static analysis can carry us long way in analyzing the effect on international trade resulting from change in factor endowment, technology and tastes over time. तो जो comparative statics है वो बहुत लॉन्ग है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ सकते हैं. ग्रोथ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए हैं, एक है लेबर एंड दूसरा है कैपिटल. तो इनमें अगर ग्रोथ हो रहा है यानी सप्लाई इनकी बढ़ रही है तो क्या इफ़ेक्ट होगा वो हम देखेंगे. थ्रू टाइम अ नेशंस population usually grows and with it the size of its labor force. ऐसा नहीं है एक स्टेट में अगर 50 पीपल है तो 50 के 50 पीपल ही रहेंगे, उधर ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन ग्रो होगा और लेबर फोर्स में भी पहले कम लोग थे अभी ज़्यादा लोग आएंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है हर नेशन में होता है विथ टाइम. Similarly, by utilizing part of its resources to produce capital equipment, nation increases its stock of capital. और हर साल कैपिटल पे एक्सपेंडिचर करके कैपिटल भी इंक्रीज़ करते हैं हर नेशन, स्टॉक ऑफ कैपिटल भी बढ़ाते हैं. कैपिटल अभी कैपिटल एग्जैक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं, खाली मशीन्स नहीं, refers to all human made means of production. सारे जितने भी ह्यूमन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब, सच एज मशीन्स है, फैक्ट्रीज़ है, ऑफिस बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, सारी की सारी चीज़ें कैपिटल में आएगी. एज वेल एज टू द एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है वो भी एक तरीके का ह्यूमन कैपिटल हो गया. ट्रेनिंग ऑफ लेबर फोर्स, क्योंकि वो ह्यूमन कैपिटल हो गया, ह्यूमन पे आप खर्चा कर रहे हो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करवा के ताकि वो आगे प्रोडक्टिव बन सके. ऑल ऑफ विच ग्रेटली इन्हांस द नेशंस एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है नेशन में किसी भी चीज़ को
प्रोड्यूस करने में. Although there are many different types of labor and capital, we will assume for simplicity that all units of labor and capital are homogeneous. Obvious सी बात है, हर मशीन, हर फैक्ट्री, हर बिल्डिंग, हर एजुकेशन, हर ट्रेनिंग अलग अलग होती है. लेबर में भी वैरायटी होती है, स्किलफुल लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, कितने टाइप्स है, लेकिन हम होमोजेनियस मान के चलेंगे, एक अजम्पशन लेके चलेंगे, यानी पूरे के पूरे आइडेंटिकल है. As we have done in previous chapter, ये पहले भी किया है हमने, right? This will leave us with two factor labor and capital so that we can conveniently continue to use plain geometry for our analysis in the real world. Of course, there are also natural resources and these can be depleted, such as minerals or new ones found through discoveries or new application. Simplicity के लिए हम labor and capital ही लेंगे जो अब तक लेते आए हैं LN के, ताकि हम 2D डायमेंशन में काम कर सके, क्योंकि हम लोग को ग्राफ से समझ रहे हैं, राइट? तो 2D डायमेंशन में काम कर सके. हम लोग जितना जितना बढ़ाते जाएंगे उतना 3D 4D तो है नहीं, डायग्राम में हम लोग समझ नहीं सकते. तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग सिर्फ लेबर एंड कैपिटल कंसिडर करेंगे. वी विल ऑल्सो कंटिन्यू टू अज्यूम दैट द नेशन एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ इज प्रोड्यूसिंग टू कमोडिटीज. तो जो भी नेशन है जो ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ हो रही है फैक्टर्स की, वो दो कमोडिटीज़ बना रही है. एक्स कमोडिटी जो कि लेबर इंटेंसिव है एंड वाई कमोडिटी जो कि कैपिटल इंटेंसिव है. जो अब तक हम कर रहे थे, एक्स लेबर इंटेंसिव, वाई कैपिटल इंटेंसिव, दोनों का प्रोडक्शन कर रही है, एक में स्पेशलाइजेशन नहीं कर रही है, अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. मैंने आपको तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल समझाया है पहले के चैप्टर्स में. आप लोग में से किसको याद है वो हम टेस्ट करते हैं. सो कमेंट में आप मुझे ज़रूर समझाइएगा कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है. ऐसा कुछ नहीं, आप रॉन्ग भी जा सकते हैं, मैं आपको करेक्ट कर दूँगी, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा आप सही हो कि गलत हो. सो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या है. और इसके दो और हैं. रिटर्न्स टू स्केल 3 तरीके के होते हैं, एक कांस्टेंट होता है, बाकी दो कौन से हैं वो ज़रूर कमेंट पे लिखिएगा. आप एग्जाम्पल से भी समझा सकते हो. तो देखते हैं कौन अब मुझे समझा सकता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इन अ बेटर वे. लेबर ग्रोथ एंड कैपिटल अक्यूमुलेशन ओवर टाइम. तो अभी हम लोग फर्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि लेबर का ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ कैपिटल का अक्यूमुलेशन हो रहा है ओवर टाइम. तो उसका इफेक्ट क्या होता है. An increase in endowment of labor and capital over time causes the nation's production frontier to shift outward. देखो, प्रोडक्शन फ्रंटियर जो होता है, PPC कर्व जो है, मैं अभी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में PPC कर्व ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. मैंने स्टार्ट कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया. उसमें शिफ्ट कब आता है वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. तो एक मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि शिफ्ट है ना, जब आपका किसी भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता है या रॉ मटेरियल या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं साइमल्टेनियसली, तो आपका PPF या PPC कर्व शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे लेबर एंडाउमेंट एंड कैपिटल एंडाउमेंट बढ़ा ओवर टाइम, तो इसके वजह से PPC कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा. इफ़ द टाइप एंड डिग्री, अच्छा किस तरीके से शिफ्ट होगा, क्या वो पैरेलल शिफ्ट होगा या कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा या इस तरीके के शिफ्ट होगा, किस तरीके से शिफ्ट होगा वो डिपेंड करता है कि क्या रेट से लेबर एंड कैपिटल ग्रो हुए हैं. द टाइप एंड डिग्री ऑफ शिफ्ट डिपेंड ऑन द रेट एट विच लेबर एंड कैपिटल ग्रो. इफ़ लेबर एंड कैपिटल ग्रो एट द सेम रेट, मतलब दोनों चीज़ें 20% से बढ़ी है, लेबर भी 20% से बढ़ा है, कैपिटल भी 20% से बढ़ा है, नेशंस प्रोडक्शन फ्रंटियर विल शिफ्ट आउट इवनली इन ऑल डायरेक्शन एट द रेट ऑफ फैक्टर ग्रोथ. तो वो पैरेलली शिफ्ट हो जाएगी. जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया वैसा पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा उसका, यानी 20% से पैरेलल शिफ्ट होगा. एज अ रिजल्ट स्लोप ऑफ द ओल्ड एंड न्यू प्रोडक्शन फ्रंटियर बिफोर एंड आफ्टर फैक्टर ग्रोथ विल बी सेम. जब याद रखना, कोई भी कर्व अगर पैरेलल शिफ्ट होता है तो उसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स.
ये जो होता है वो दोनों का सेम होगा, यानी स्लोप दोनों का सेम होगा। दिस इज़ द केस ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। तो इसे बैलेंस्ड ग्रोथ कहा जाता है कि जो भी लेबर एंड कैपिटल में सेम ग्रोथ हुआ है 20% का, तो पीपीएफ पैरेलली शिफ्ट हुआ, उसका स्लोप चेंज नहीं होगा, तो बैलेंस्ड ग्रोथ कहा जाता है। इफ़ ओनली एंडाउमेंट ऑफ लेबर ग्रोज, यानी कंट्री में कैपिटल ग्रो नहीं हुआ है लेकिन सिर्फ लेबर ग्रो हुआ है, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, द output of both commodities grow because labor is used in the production of both commodity and labor can be substituted for capital to some extent in the production of both commodities। तो क्योंकि लेबर बढ़ गया, अभी देखो लेबर जब बढ़ गया यानी सप्लाई लेबर का ज़्यादा हो गया, जब सप्लाई लेबर का ज़्यादा हो गया तो हम लेबर ज़्यादा यूज़ करेंगे, राइट। दोनों कमोडिटीज़ में लेबर यूज़ हो रहा है, ज़्यादा इंटेंसिव एक्स कमोडिटी है। वाई कमोडिटी में मैंने ऐसे बोला कि वाई कमोडिटी कैपिटल इंटेंसिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से बनेगा, तो उसमें भी लेबर यूज़ होता है। तो जो आउटपुट है वो दोनों के आउटपुट बढ़ेंगे लेबर के इंक्रीज होने से। हाउएवर द आउटपुट ऑफ एक्स जो लेबर इंटेंसिव है वो फास्टर इंक्रीज होगा। द आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स द लेबर इंटेंसिव ग्रोज फास्टर देन द आउटपुट ऑफ कमोडिटी वाई कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। तो वो क्योंकि एक्स ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है तो वो फास्टर रेट से इंक्रीज होगा एंड वाई कमोडिटी स्लो रेट से इंक्रीज होगा। उसमें भी क्योंकि लेबर का यूज़ होता है तो वाई भी इंक्रीज होगा। द ऑपोजिट इज़ ट्रू इफ़ ओनली एंडाउमेंट ऑफ कैपिटल ग्रोज। तो अगर कैपिटल सिर्फ ग्रो होगा तो दोनों एक्स एंड वाई कमोडिटी का सप्लाई दोनों का इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन वाई का ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक्स। If labor and capital grow at different rate, the outward shift in the nation's production frontier can be similarly determined। तो किस बेसिस पे होगा, तो देखो ये पैरेलल वाला है, ये जो है ये पैरेलल वाला शिफ्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पैरेलल शिफ्ट हुआ है। 70 से 140 हो गया, 140 से 280 हो गया है, सो पैरेलल शिफ्ट है। ये ओरिजिनल पीपीएफ था, इधर से अगर ऐसा हो गया तो आप देख सकते हो एक्स कमोडिटी आए, वाई कमोडिटी आए, तो ये लेबर के इंक्रीज होने के वजह से है, लेबर डबल हो गया है। ये जो है ये वाला क्योंकि वाई का कमोडिटी इंक्रीज हुआ है तो कैपिटल डबल हो गया है, तो ऐसा प्रोडक्शन फ्रंटियर शिफ्ट होता है। अब इस ग्राफ को पहले समझ लेते हैं। फिगर 7.1 shows various types of hypothetical factor growth in nation 1. The growth of factor and endowment is exaggerated to make the illustrations clearer. The presentation is completely analogous for nation 2 and will be left at the end of the chapter। ठीक है, तो ये पूरा बता रहे 7.1 में हम लोग ने दिखाया है वो फैक्टर एंडाउमेंट का इफेक्ट क्या होता है। लेफ्ट पैनल जो है यानी जो ये वाला है शोज केस ऑफ बैलेंस ग्रोथ। मैंने आपको कहा था पैरेलल शिफ्ट, तो वही है बैलेंस ग्रोथ होना। अजम्पशन दैट अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अवेलेबल टू नेशन 1 डबल्स। देखो इन्होंने दोनों चीज़ें ली है, लेबर एंड कैपिटल दोनों चीज़ें नेशन 1 में डबल हो रही हैं। विथ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईच कमोडिटी दैट नेशन 1 कैन प्रोड्यूस ऑल्सो डबल्स फ्रॉम 140x to 280x एंड फ्रॉम 70y to 140y। ये मैंने आपको दिखा दिया है, दोनों चीज़ें डबल हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। नोट दैट द शेप ऑफ द एक्सपांडेड प्रोडक्शन फ्रंटियर इज आइडेंटिकल टू द शेप ऑफ द प्रोडक्शन फ्रंटियर बिफोर। तो स्लोप ऑलमोस्ट सेम है, शेप सेम होगा इस वजह से, सो दैट द स्लोप ऑफ द टू प्रोडक्शन फ्रंटियर इज सेम। यानी मैंने सेंटेंस एक्चुअली कट कर दिया। नोट दैट द शेप ऑफ द एक्सपांडेड प्रोडक्शन फ्रंटियर इज आइडेंटिकल टू द शेप ऑफ प्रोडक्शन फ्रंटियर बिफोर ग्रोथ, सो दैट द स्लोप ऑफ द टू प्रोडक्शन फ्रंटियर और पी एक्स बाई बी वाई इज सेम एट सच पॉइंट एज बी एंड बी डैश वेयर दे आर कट बाय द रे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बी एंड बी बार कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट सेम होगा और वो स्लोप हम लोग
ऐसे कर्व्स जब होते हैं तो उसमें स्लोप जो होता है यानी चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, या इस केस में क्योंकि पीपीएफ है तो उसका स्लोप पी एक्स बाय पी वाई से भी कैलकुलेट होता है, तो वो डेरिवेटिव से करते हैं या तो एक रे या तो एक टैंजेंट दोनों कर्व पे बना के हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस रे से देन उन्होंने कैलकुलेट किया है स्लोप दोनों जगह पर सेम है बी एंड बी डैश से। तो हम उन्होंने खाली करके खुद बताया है कि इन दो जगह पर स्लोप सेम है, वो डेरिवेटिव से ही, डेरिवेटिव्स जो हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में करते हैं उससे, डेरिवेशंस जो हम करते हैं डेरिवेटिव्स उससे ही होता है ऐसे कर्व्स का स्लोप डिटरमाइन। द राइट पैनल रिपीट्स नेशन वंस प्रोडक्शन फ्रंटियर बिफोर which intercepts of 140x and 70y and shows two additional production frontier, one with only labor doubling that is the solid line and only capital doubling which is the dashed line। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये लेबर है, ये कैपिटल डबल हो रहा है, उनके प्रोडक्शन फ्रंटियर कैसे शिफ्ट हो रहा है। When only labor doubles, the production frontier shifts more along x-axis, measuring the labor intensive commodity। तो अगर सिर्फ लेबर डबल हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लेबर के साइड वाला ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, कैपिटल वाला इंक्रीज़ होगा लेकिन कम। If only capital doubles, production frontier shifts more along y-axis, measuring the capital intensity। तो y ज़्यादा होगा, इस वजह से y-axis पे ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज होगा। नोट दैट व्हेन ओनली लेबर डबल्स मैक्सिमम आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स डज नॉट डबल। देखो अब एक चीज़ ये आ जाती है, यहाँ पे जब लेबर एंड कैपिटल दोनों डबल हुए थे तो वो डबल कर देते थे आउटपुट को भी। पहले आउटपुट 140 बन रहा था, अब 280 बन रहा है, 70 बन रहा था, अब 140 बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ लेबर डबल होता है तो आप देख सकते हो 140 बन रहा था लेकिन 140 का डबल हो जाता है 280, लेकिन अब सिर्फ 275 बन रहा है। क्यों है ये चीज़? क्योंकि थोड़ा लेबर जो है, जो डबल होने के बाद थोड़ा लेबर जो है वो वाई के प्रोडक्शन में जाएगा, उस वजह से 70 से 80 होगा। कैपिटल भी देखो 140 होने के बजाय 130 हो रहा है, तो वो थोड़ा लेबर दूसरे कमोडिटी में भी जा रहा है, इस वजह से आउटपुट डबल उस कमोडिटी का नहीं हो रहा है। That is only rises from 140x to 275x. For x to double, both labor and capital must double. Similarly, when only capital doubles, the maximum output of commodity y less than doubles from 70y to 130x। अच्छा, दूसरी चीज़, दूसरा रीज़न क्यों ये डबल हो रहे हैं, डबल नहीं हो रहा है आउटपुट, क्योंकि देखो अगर हमें डबल करना है ना तो हमें दोनों लेबर के साथ साथ कैपिटल भी डबल करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ लेबर डबल हो रहा है, तो लेबर को डबल करने में आप जो मशीन, ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा लेबर ही सारा चीज़ें कर रहा है एक्स कमोडिटी में, एक दो मशीन्स भी तो यूज़ होती होंगी, तो वो मशीन तो है नहीं आपके पास, तो लेबर ज़्यादा करने से ठीक है आउटपुट बढ़ेगा लेकिन डबल नहीं होगा। तो वैसे ही कैपिटल में भी अगर आप कैपिटल ज़्यादा कर रहे हो, मशीन ज़्यादा ला रहे हो, ये 3 मशीन थी, 6-7 बंदे काम कर रहे थे, तो जो कैपिटल है वाई जो कमोडिटी है वो बढ़ेगा। अगर आप कैपिटल बढ़ा रहे हो, 7, 8, 9, 10 मशीन्स ला रहे हो लेकिन लेबर थोड़े ही इंक्रीज़ कर रहे हो तो कुछ मतलब नहीं होगा। आपको जब दोनों चीज़ें डबल होंगी तब जाके आउटपुट डबल होगा, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। When both labor and capital grow at the same rate and we have constant returns to scale in production of both commodity, productivity, and therefore the returns to labor and capital remains the same after growth as they were before growth took place। तो जैसे लेबर एंड कैपिटल डबल कर दिया, आउटपुट डबल हो गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की वजह से, तो रिटर्न्स जो लेबर एंड कैपिटल को आता है यानी वेजेस एंड जो इंटरेस्ट है, रेंट है, वो दोनों वो बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज वो ग्रो नहीं करेंगे, उनके रिटर्न सेम होंगे।
इफ़ द डिपेंडेंसी रेट, दैट इज़ रेशियो ऑफ डिपेंडेंस टू द टोटल पॉपुलेशन, जो डिपेंडेंस है, also remains unchanged, real per capita income and welfare of the nation tend to remain unchanged. डिपेंडेंट्स कौन है टोटल पॉपुलेशन के? जो 0 से लेकर 18 ईयर्स तक के हैं और जो 60 से लेकर प्लस वाले हैं। देखो डिपेंडेंट्स कौन से होते हैं? डिपेंडेंट्स वो होते हैं पॉपुलेशन के जो खुद काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी और पे या किसी कोई और कमा रहा है, उनके पेरेंट्स कमा रहे हैं, उनके बच्चे कमा रहे हैं, उन पे डिपेंडेंट है। तो अगर वो भी ग्रुप जो है चिल्ड्रन का ग्रुप एंड ओल्ड एज का ग्रुप अगर वो अनचेंज रहेगा एंड रियल पर कैपिटा इनकम वेलफेयर भी अनचेंज रहेगा। अगर वो ज़्यादा बढ़ गए, डिपेंड ज़्यादा हो गए, तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। देखो पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि अगर समझो हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है, और हमारे पास 6 पीसेस है पिज़्ज़ा के, तो हम 2-2 पीसेस ईच पर्सन को दे देंगे। लेकिन अभी अगर 6 लोग हो गए समझो, तो अब सिर्फ सबको 1-1 पीस मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, अगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ गया, कुछ काम नहीं कर रहा है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, तो पर पर्सन को कितना मिल रहा है वो कम हो जाएगा। If only labor grows or labor grows proportionally more than capital, K/L ratio will fall. तो अगर सिर्फ लेबर ग्रो हो रहा है तो K/L रेशियो क्या होगा? जब डिनोमिनेटर बढ़ता है ना तो पूरी वैल्यू कम होती है। आप नंबर्स के तौर पे ले सकते हो कि समझो मैं 5/10 करती हूँ, या डिफरेंट ले लेते हैं कुछ नंबर, 10/2 करते हैं। अगर 10/2 किया तो आंसर 5 आया। अब मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा देती हूँ, 10/5 कर देते हैं, डिनोमिनेटर बढ़ गया है, राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू आप देख सकते हो कम हो गई है, ठीक है। तो K/L रेशियो क्या होगा? अगर लेबर बढ़ गया तो K/L रेशियो फॉल करेगा, एंड सो विल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एंड प्रोडक्टिविटी जो लेबर की होगी वो भी कम हो जाएगी, रिटर्न्स टू लेबर भी कम हो जाएगा, रियल पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा। देखो क्यों हो रहा है कि कैपिटल बाय लेबर रेशियो कम हो गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही मशीन पे आप 10 जन लगाओ या 1 जन लगाओ, आउटपुट उतना ही होगा, नहीं, 10 जन लगाओगे एक ही मशीन पे तो ओवर लेबर हो गया, राइट। तो कैपिटल भी बढ़ना चाहिए उस प्रोपोर्शन में। तो अगर सिर्फ लेबर बढ़ रहा है, मशीन नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस बेसिस पे आपका प्रोडक्टिविटी लेबर का कम हो जाएगा। आउटपुट बढ़ेगा लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होगा, डबल नहीं होगा, और उनका रिटर्न भी कम हो जाएगा, उनका पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा। इफ़ ऑन दी अदर हैंड ओनली एंडाउमेंट ऑफ कैपिटल ग्रोज, तो K/L रेशियो में अगर ये बढ़ रहा है तो पूरा का पूरा वैल्यू बढ़ता है। K/L विल राइज, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, रिटर्न्स टू लेबर भी इंक्रीज़ होगा, रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होगा। अगर सिर्फ कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल बढ़ने के वजह से मशीन न्यू आई है, लेबर अब ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आउटपुट बना पाएंगे, एंड रिटर्न भी उनको ज़्यादा मिलेगा, एंड वेराज पर कैपिटा इनकम भी उनका बढ़ेगा क्योंकि आउटपुट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने ये पार्ट कवर कर लिया है कि कैसे प्रोडक्शन फ्रंटियर को अफेक्ट करता है लेबर ग्रोथ एंड कैपिटल ग्रोथ। अगर सिर्फ लेबर का ग्रोथ है तो कैसे अफेक्ट करता है, सिर्फ कैपिटल का ग्रोथ है कैसे अफेक्ट करता है, अगर दोनों इंक्रीज़ हो रहा है तो कैसे अफेक्ट करता है, वो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है वो है रिबन्स की थ्योरम, वो समझेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। थैंक यू।